Dear students, welcome to yet another lecture of Mobile and Pervasive Computing CS 710। हम बात कर रहे थे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और उसमें हमने काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखे, हमने उनका डिज़ाइन देखा, हमने ये देखा कि उसमें एप्लीकेशन किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं, हमने ये देखा कि उसमें सिक्योरिटी किस तरीके से इन्फोर्स की जाती है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गेट इन्वॉल्व्ड इन बिल्डिंग अ कंप्लीट इकोसिस्टम ऑफ एप्लीकेशन। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं दैट व्हाट आर द फैसिलिटीज, व्हाट आर द फ्रेमवर्क्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ, और उसके ऊपर व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू बिल्ड आवरसेल्व्स। लाइक फॉर एग्जांपल इन विंडोज मोबाइल 7 हमने देखा कि उसमें क्लाउड सर्विसेज की भी एक एडिशनल फंक्शनैलिटी मौजूद है जो कि सपोर्ट करती है नंबर ऑफ ऑपरेशंस को। फॉर एग्जांपल लोकेशन सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फॉर एग्जांपल इवन गेम सर्विसेज। दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट Xbox Live into the whole ecosystem of the Windows Mobile Phone 7। लेकिन यही क्लाउड सर्विसेज जो हैं ये आपको एंड्रॉयड या सिम्बियन में खुद से डेवलप करनी पड़ती हैं। यू हैव टू डेवलप द होल कंप्लीट प्रोटोकॉल टू पुट इट दिस वे कि आपकी जो एंटिटी है, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, आपका जो प्रोग्राम है, वो कैसे क्लाउड के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो कैसे आपको वो फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करेगा जो कि आप डिज़ायर कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम कंक्लूड किया था कि वी विल नाउ हैव सीन, अब जबकि हम देख चुके हैं कि ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, इनमें एप्लीकेशंस किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू डेवलपमेंट। हम कुछ डेवलप करना शुरू करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि एक्चुअली जब आप डेवलपमेंट में जाते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कंसिडर, हाउ द एक्चुअल कोड इज रिटन, बिकॉज let's face it, it looks very nice and it is actually helpful to understand कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, लेकिन इवेंचुअली जो चीज़ एग्जीक्यूट होती है मोबाइल फ़ोन पे और जो कि मैटर करती है एंड यूज़र के लिए, दैट इज़ योर एप्लीकेशन एंड दैट इज़ द यूज़र इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन। सो हाउ वुड वी राइट अ रियल टाइम एप्लीकेशन और द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन टू पुट, एंड what are the consideration that we take into account while writing these applications। इसमें हम क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं, क्या चीज़ें नहीं कंसिडर करते। कंसिडरेशन में हमारी जो चीज़ें आ जाती हैं वो वही तमाम डिज़ाइन पैटर्न्स हैं जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हुए कंसिडर करते हैं। दैट इज़ कि पावर और बैटरी पावर इज़ अ वेरी स्केर्स रिसोर्स। हाउ कैन वी अवॉइड डिप्लीटिंग आवर बैटरी रिसोर्सेज क्विकली। हमारा नेटवर्क जो है और SMS सर्विसेज जो हैं, these are the things that cost us money. They also cause depletion of power. So how can we use them wisely? How is multi-threading being enforced or incorporated into the whole system? तो मैं जब ये चीज़ें देख रहा था कि how should we start with developing a simple program, just like convention goes कि हम जब भी C++ में काम करते हैं या जो भी हमारी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स होता है उसमें हम पहले एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द एनवायरनमेंट, जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द टूल्स दैट वी यूज इन द एनवायरनमेंट। तो जब मैं ये चीज़ें देख रहा था देन आई रियलाइज्ड दैट वी हैव प्रॉब्ली मिस्ड सम इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स जिनकी maybe we don't need to go in depth of them because their design principle are more or less similar to that of Android or Symbian or Windows Mobile, लेकिन उसमें they have a niche market. Let me put it this way. They have a specific market that heavily relies on them. और ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ब्लैकबेरी OS एंड आईफोन OS, जिसको हम iOS भी कहते हैं। दोनों की बड़ी स्पेसिफिक मार्केट्स हैं जिनको वो टारगेट करते हैं और जिसमें दे आर वेरी पॉपुलर।
इसको अगर लेट मी कैटेगराइज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर यू, जहां से हमने स्टार्ट किया और हमने उसको किन बेसिस पे एवेल्युएट करना शुरू किया. बट द पॉइंट वी स्टार्टेड लुकिंग इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम वाज दैट ओके, आई शो यू अ स्लाइड, मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी और उसमें हमने देखा था कि जी व्हाट आर द प्रेवेलेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट, and then we start picking operating systems from them based on certain importance. उसमें सबसे पहले हमने Symbian को देखा और Symbian को देखने की प्राइमरी रीजन जो थी वो ये थी कि Symbian is the most popular operating system in the world. Then we moved on to Android, और Android को देखने की एक तो रीजन ये थी कि it is very fastly catching up with Symbian. Actually, some people already says or some research report already says कि ये already surpass कर चुका है Symbian को. But इसकी एक और अदर रीजन भी थी जिसकी वजह से हमने Android को देखना शुरू किया. वो ये थी कि Android is a pure open source operating system. That is, इस operating system के अंदर जो भी components हैं, they are open source. People can access them, people can download them, people can run on their devices, they can write their own device drivers, they can do so many things with it. इसलिए जब हम Android का ecosystem डिस्कस करते हैं डेवलपमेंट का, तो उसमें दो लेयर्स आ जाती हैं. पहली लेयर है Android ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि Android की टीम ने बिल्ड किया. उसमें आपका कर्नल आ जाता है, कर्नल से रिलेटेड सर्विसेज आ जाती हैं और वो तमाम बेसिक फंक्शंस आ जाते हैं जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है. एंड देन एंड्रॉइड सेड दैट ओके लुक, वी हैव प्रोवाइडेड यू अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट एनी लाइसेंस ऑब्लिगेशन. आप चाहें तो अपना कोड ओपन सोर्स करें, आप चाहें तो अपना कोर्स जो है वो क्लोज प्लेटफॉर्म रखें, और उसके लिए हमने आपको नीचे से तमाम नेसेसरीली जो आपके आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं. देन कम्स द सेकेंड लेयर ऑफ डेवलपमेंट. सेकेंड लेयर ऑफ डेवलपमेंट में कंपनीज जो कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती हैं वो आ जाती हैं, एंड दे से कि जी ओके, दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, लेट्स पिक इट अप एंड लेट्स बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट. दिस गिव दोज मोबाइल फोन ऑपरेटर्स लेवरेज. पहली बात तो ये कि उन्हें कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डेवलप करना पड़ा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया. सेकंड, दे आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एनी लाइसेंस. सो इफ दे चूज के वी डोंट वांट टू मेक इट ओपन सोर्स, दे कैन डू सो. अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन ये हो सकती है कि लेट्स से एक कंपनी है जिसका टच एल्गोरिथम जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, दे हैव put a number of effort on it, उस बहुत रिसर्च ईयर्स उसमें इन्वॉल्व हुए, एंड अल्टीमेटली दे कम अप विद अ वेरी स्मूथ टच स्क्रीन. अब ये वो चीज है जो कि उस कंपनी को एज देती है ओवर देयर कॉम्पिटिटर्स, एंड दे वुडंट वांट कि जी मैं अगर एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लेता हूँ. ओपन सोर्स नॉर्मली अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि दे आर मेड अवेलेबल अंदर GPL लाइसेंस और GNU पब्लिक लाइसेंस. GNU पब्लिक लाइसेंस और GPL is copy left. Copy left means that okay, you can use the open source, but whatever you will use using an open source software, आप उसको भी फर्दर ओपन सोर्स करेंगे. और ये किसी भी ऐसे वेंडर को के लिए फिजिबल नहीं होगा जो कि जिसके लिए ये कंपेटिटिव एज डिफाइन कर रहा हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपका टच आपने बहुत एफर्ट के साथ और उसमें बहुत रिसर्च इन्वॉल्व हुई है, उसमें आपके बहुत मैन ईयर्स इन्वॉल्व हुए हैं, एंड देन यू बिल्ड इट ऑन टॉप ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड default open source clause is that you have to make it available, then probably that vendor would say that okay, I can't go with it because that will make me lose my competitive edge. इसको फिर हमने इस तरीके से भी देखा कि Symbian Go नाम का तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम Symbian भी है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं. वो रिस्ट्रिक्शंस किस तरह की हैं? वो रिस्ट्रिक्शंस इस तरह की हैं कि देयर आर सम कोड चंक दैट इज नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक. वो सिर्फ उस कंसोर्शियम को अलावा है जो कि Symbian का मेंबरशिप जिसके पास है. तो इसलिए
जब हम एंड्रॉयड को कहते हैं कि ये ट्रू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, what we are implying is that it is different from Symbian because every part of it is available. फिर हम थोड़ा सा आगे चले और हमने बात की विंडोज फोन 7 की, जिसका प्रीडिसेसर विंडोज मोबाइल फोन था. इसको डिस्कस करने की हमने रीजंस दी दैट ओके दिस इज अ न्यू एंड अपकमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो one of the prime reason of discussing this operating system was that it is coming from a very strong background. Microsoft is a big name in operating systems, and it is very probable that we come across operating system made by Microsoft in our daily life. तो इस बैकग्राउंड से जब एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एंड स्पेशली जब वो एक मार्केट में एंट्रेंस उस टाइम पे करता है जब there are number of other operating system, mobile operating system already in the market, and they have a chance to learn the best practices. That is what they should do, what they shouldn't do, how operating system can be made more stable, more productive. तो जब ये तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख के और इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से एक ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में एंट्रेंस देता है, तो उसके साथ आपकी बहुत हाई होप्स होती हैं. दूसरी रीजन इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने की ये भी थी कि दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर एवोल्यूशन. दे हैव रिसेंटली रिलीज्ड द फर्स्ट वर्जन, दैट इज द फर्स्ट स्टेबल वर्जन, और उसके बाद देयर इज अनदर स्टेबल वर्जन एक्सपेक्टेड वेरी सून. तो आप देख सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कि पहली जो स्टेबल रिलीज थी और द फर्स्ट ever release of mobile phone operating system, it doesn't had multi-threading या multitasking उसमें नहीं थी. और उसकी रीजन उन्होंने ये दी कि हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ को स्टेबल करना चाहते हैं. हम वो तमाम सर्विसेज, वो तमाम फ्रेमवर्क्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, उसको हम पहले स्टेबल करना चाहते हैं, एंड देन वी विल ऐड multi-threading on the top of it so that there are not number of things that are going wrong and we would know what to fix and where to fix. Similarly, application states change. In the beginning there was fewer states और बाद में कुछ states add हुई just to make sure that application response time is better. So ये आप एक evolution देख रहे हैं इस operating system को. तो जब आप इस evolution के साथ साथ गुजरते हैं तो आपको लर्न करने का मौका मिलता है, आपको सीखने का मौका मिलता है दैट व्हाट आर, ये डिसीजन क्यों लिया गया, व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स देयर, या प्रॉब्लम नहीं भी थी तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मार्केट इन्फोर्स करती है आप पे. फॉर एग्जांपल क्लाउड विंडोज फोन 7 का एक इंटीग्रल पार्ट है. दिस इज नॉट समथिंग दैट इज फीचर्ड बाय एनी अदर ऑपरेटिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन विंडोज फोन 7 में ये एक इंटीग्रल पार्ट है. तो and they see that okay, cloud is something that is very important, that it is the buzzword, so they took a market lead in introducing those services. Now what we are left with are two major operating systems that I would like to discuss before actually plunging into writing the code itself. और वो दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम उनकी भी रीजन डिस्कस करेंगे कि व्हाई आर वी पिकिंग देम अप. उसमें सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इट टू यू पीपल इज BlackBerry OS. Now BlackBerry is important because it has very deep penetration in the enterprise market. ये BlackBerry का सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इट डिफाइंस द वर्कफोर्स कल्चर, कि आपका वर्क एनवायरनमेंट का जो कल्चर है उसको डिफाइन करता है. उसमें ये बहुत इसकी डीप पेनिट्रेशन है, एंड दैट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ वन साइलेंट फीचर दैट द मोबाइल BlackBerry OS provides, and that is push email. जब हम एजेंट्स को डिस्कस कर रहे थे इन विंडोज फोन 7, हमने कहा था कि एजेंट्स कुड वर्क, और आपका जो प्रोग्राम है दैट कुड वर्क इन टू वेज. हम उसमें ये एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि हाउ कैन अ प्रोग्राम चेक ईमेल ऑन द क्लाउड और ऑन वेब. तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट.
वन वे इज यूजिंग अ पीरियोडिक एजेंट, जो कि 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद या घंटे के बाद वट एवर आपने उसकी जो फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है उसके बाद वेब को एक्सेस करेगा. इट विल पिक अप ऑल द मेल्स दैट आर देयर और इट विल शो यू ऑन योर मोबाइल स्क्रीन. और सेकेंड जो इसका मोड ऑफ वर्किंग होगा वो ये हो सकता है दैट यू विल परफॉर्म और यू विल इनेबल पुश नोटिफिकेशंस. दैट इज एन इवेंट बेस्ड मैकेनिज्म, जिसमें जब भी कोई इवेंट होगा और इन आर केस जब भी कोई ईमेल आएगी तो आपको फौरन वो मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगी, बिकॉज रिसीविंग एन ईमेल ऑन द सर्वर विल ट्रिगर एन इवेंट और उस इवेंट की बेस पर आपकी वो जो ईमेल है वो आपके मोबाइल फोन पर ट्रांसफर हो जाएगी. ब्लैकबेरी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है या जिसकी वजह से उसे एंटरप्राइज कम्युनिटी में इतनी पजीराई मिली, दैट वाज इट्स पुश नोटिफिकेशन, स्पेशली द पुश ईमेल क्लाइंट. The company behind BlackBerry operating system and later the BlackBerry handheld devices was Research in Motion. Research in Motion was founded in 1984 in Canada. इसका जो पहला जब जिस वक्त ये फॉर्म हुई उस वक्त उसके इस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू मेक पेजर्स, और वहाँ से ये कंपनी इन्वॉल्व हुई इनटू मेकिंग हैंडसेट्स एंड मेकिंग द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. पहला BlackBerry जो OS है that was released in 2002. This was the beginning of BlackBerry handheld devices and BlackBerry operating systems. Market penetration की जब हम बात करें कि what is the actual figure और या in comparison to other mobile devices and mobile operating system ये कहाँ पर stand करता है, तो BlackBerry operating system is about 16% of the overall market. Its major penetration areas or its major niche market is the enterprise applications. Enterprise application में they tried to create their name even by porting the applications. तो जो इनका email client है which gave them so much popularity, that is also available for Symbian, that is also available for Windows Mobile and some other platforms too. So they tried to also market themselves as maker of enterprise applications. Research in Motion, that is the company behind BlackBerry operating system, is the provider of the APIs too. इसके लिए अब ये एक बड़ा सेंटेंस है, इसमें there are number of things that needs to be explained. जब भी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं और आप कहते हैं कि जी दिस इज अ प्रोग्रामेबल ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज यू कैन राइट एप्लीकेशंस ऑन द टॉप ऑफ इट, तो यू प्रोवाइड सम एपीआईज फॉर डूइंग सो. जिस तरह हम एंड्रॉयड की बात की हमने, तो हमने कहा जी दिस वुड बी अ जावा बेस्ड सिस्टम, सो द एंड्रॉयड people will be providing Java services, Java frameworks in order for us to write an application on the top of Android framework. Symbian की जब हमने बात की तो the coding in Symbian is done through C++ और Symbian की APIs available थी. Similarly जब हम BlackBerry OS की बात करते हैं तो हम the APIs that are available on this platform comes from the BlackBerry itself. BlackBerry running environment is a variant of Java. So Java development environment is a must for developing an application for BlackBerry operating system. And then we use Eclipse, another open source development environment for writing an application for BlackBerry OS. जब भी हम Java की बात करते हैं, जब भी हम Java development JDE की बात करते हैं, तो there should be few things that should immediately come to your mind. First of them is Java Virtual Machine. हमने डिस्कस किया था कि Java Virtual Machine is the environment that provides platform for the execution of the programs. तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो if it's in Java, there would be a Java Virtual Machine associated with it. And that Java Virtual Machine is actually your gateway to portability also, because जब भी आप कोई अगर जावा में प्रोग्राम लिखेंगे it will get compiled
and it will then transform into a bytecode. Bytecode will execute on Java virtual machine. So as long as you have a virtual machine running on a certain environment, your Java code will run, or that bytecode will run. भी आपका जो नीचे underlying platform है, it can be Linux, it can be Windows, or it can be Mac even. लेकिन अगर आपके पास एक virtual machine run कर रही है, एक compatible virtual machine run कर रही है, आपका कोड जो है वो उसी तरीके से उसके ऊपर एग्जीक्यूट होगा. इसकी वेरिएंट्स हमने देख लिए कि जावा वर्चुअल मशीन इज द वन प्रोवाइडेड बाय जावा इटसेल्फ, फॉर्मली सन, नाउ ओरेकल. और जब हम एंड्रॉयड की डोमेन में आते हैं तो यही वर्चुअल, क्योंकि जब हम एंड्रॉयड की डोमेन में आते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये भी जावा का एनवायरनमेंट है, तो वी एक्सपेक्ट अ वर्चुअल मशीन रनिंग देयर टू, एंड इंडीड देयर इज अ वर्चुअल मशीन रनिंग इन दैट एनवायरनमेंट. सिर्फ उसको नाम जो हम वहां पर देते हैं, दैट वी नेम इट डालविक वर्चुअल मशीन. इसी तरीके से जब हम ब्लैकबेरी के एनवायरनमेंट में आते हैं तो देयर इज अ प्रोप्राइटरी जावा वर्चुअल मशीन रनिंग इन BlackBerry OS 2 that provides the platform for the application to execute. Whenever we say that a Java programming environment would be there for writing us an application, तो वहां पर there are few things that we need to consider. First of all, there is a standard put forward for micro devices. या Java J2ME की जब हम बात करते हैं, the programming environment running on these limited devices, limited by their size, limited by the battery power, limited by their network connectivity, इन devices की जब हम बात करते हैं तो इन पे जब हम कहते हैं कि Java चल रही है, तो it is not the full-fledged version of Java that we see in our daily life on our desktop environment. This is the micro edition of Java, a trimmed down version of Java that we term as J2ME or Java Micro Edition. तो जब माइक्रो एडिशन की बात आती है और जब जावा की बात आती है तो there are some standards that are explicitly put forward for programming for these small devices. उसमें the first one and the very prevalent one is CLDC, Connected Limited Device Configuration. This is what CLDC stands for, and this is the standard for J2ME, which defines how does virtual machine would behave and what are the limited set or what is the basic set of frameworks that is needed for running a J2ME application. In operating systems terminology, अगर हम इसको देखें तो this is, you can think of it as kernel. That is, the kernel defines the base layer, how the operating system will interact with the hardware, what are the basic device drivers that also goes inside the kernel. In similar way, CLDC defines for an application the lowest layer. In CLDC, it defines that how virtual machine is supposed to behave, what are the framework or what are the services that should be the minimum set that should be available to the application. जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में हम कर्नल को एनहांस करते हैं, कर्नल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग अदर लेयर ऑफ सर्विसेज टू, इसी तरीके से हम CLDC को कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाय डिफरेंट प्रोफाइल्स. अब प्रोफाइल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? प्रोफाइल्स की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेस that can execute J2ME. J2ME को बनाने का मकसद ही ये था that these small devices they should be able to run Java. And उसका Java को पिक करने का एक रीज़न ये भी था कि पोर्टेबिलिटी आपको मिल जाती है. वरना आप ये भी कह सकते हैं कि why not C++? C++ is a very powerful programming languages and it can execute on number of platforms. So अगर आप small devices की बात करते हैं तो why not
run C++ or C on mobile phones, say for example. या अगर आपके माइक्रोवेव में if you give a capability of microwave to execute programs, so why not run C++ there? Calculators are becoming more and more powerful. Why not embed C++ there? Yes, it can be embedded, and there are actually number of devices that actually run C++ या embedded C to put it exact. लेकिन जावा को पिक करने का जो रीजन है that is that when you are looking for portability, when you are looking for cross platform functionalities, then Java is presented as the answer to these questions. That this is the program that will execute in one mobile phone made by Nokia, and it will go on and execute on other platform made by Sony Ericsson maybe. तो इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे वही प्रोग्राम विदाउट मॉडिफिकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जबकि C या C++ के केस में शायद ये पॉसिबल ना हो, बिकॉज एवरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स देयर ओन सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज, देयर ओन सेट ऑफ APIs. तो इसलिए जब हम CLDC की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड नेसेसरी हो जाता है for because now programs has to be cross platform, they have to be portable, and therefore there need to be certain standards defining that what a platform capabilities would be. तो CLDC हमारी बेसिक लेयर जो बिल्कुल लोअर लेयर है उसको डिफाइन कर देती है. उसके ऊपर हम प्रोफाइल्स डिफाइन करते हैं. प्रोफाइल्स किस लिए? प्रोफाइल्स इसलिए that devices are inherently different from one another. आपका जो cell phone है, it will provide you different set of functionalities than as compared to a calculator. And then your microwave at your home would be very different from all of them. So just to make sure that we are making standards according to the device platform we are running our programs on, उनके लिए profiles define किए जाते हैं. और जो मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए जो हमने जो प्रोफाइल डिफाइन किया that is called MIDP, Mobile Information Device Profile. This profile complements CLDC and tells what are the facilities or what are the APIs that would be available for that platform. तो बेस लेयर पे हमने डिफाइन कर दिया कि this is virtual machine and this is the minimum set of functionalities that are required. जिस तरह हमारे पास मिनिमम लेयर पे कर्नल होता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हमने देखा कि वही कर्नल जो है वो एक डेस्कटॉप पे भी चलता है और वही कर्नल जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक मोबाइल फोन पे चल रहा है उसकी बेसिस भी डिफाइन कर रहा है. सर्टेनली आप समझ गए होंगे हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट एंड्रॉयड. जब हम एंड्रॉयड को डिस्कस कर रहे थे तो वी सेड दैट एंड्रॉयड इज बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल. वही लिनक्स कर्नल जो वहां पर डेस्कटॉप पे चल रहा है, द सेम लिनक्स कर्नल इज रनिंग इन द मोबाइल एनवायरनमेंट. Of course, we have to make some tweaking. We have made some changes in order for it to fit this smaller platform. लेकिन essentially the kernel is same. तो जब हम बेस डिफाइन कर ली उसके ऊपर हम एडिशनल सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिवाइस प्रोफाइल. हम कैलकुलेटर के लिए एक अलग प्रोफाइल डिफाइन करेंगे जिसमें हम all the buttons that get involved, all the sign functions, trigonometric functions, जो भी उसकी capabilities हैं उसके accordingly उस प्रोफाइल को define करेंगे that these are the APIs, these are the functionalities available on this platform. यही चीज जब हम मोबाइल एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे तो जब MIDP की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि this is the APIs available for this platform. And these two combined together will give us the capability of writing and of executing programs on this platform. तो ये तो बात होगी कि how would we write a program, how would we execute a program.
ब्रीफली सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं. द सिक्योरिटी मॉडल ऑफ ब्लैकबेरी इज सेम एज दैट ऑफ सिम्बियन. वो किस तरीके से, अगर आपको याद हो तो सिम्बियन में you have to get your programs signed in order for them to execute on the platform. और इस तरीके से it is also similar with Windows Phone 7, because in order for you to put anything on the market of Windows Phone, you will have to get it signed from Microsoft. And same security model is, or same security precautions, let me put it this way, that same security precautions are prevalent in BlackBerry platform too. That you have to get them signed from Research in Motion in order for them to execute on your platform uninterruptedly. There is a possibility that they will execute without code signing. आप development कर रहे हैं and you are using few things that are open or they are so very common. अब common की जब हम बात करते हैं तो we are actually referring to standards that okay, this API is common across all the platforms. What I am saying here is that this API is available on all the platforms because all of them are following a standard. अगर आपकी वो API जो है वो CLDC से belong करती है तो chances are that it will be available on all the micro devices or all the mobile phones that you are trying to program in. फिर उसको हम थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट करते हैं और हम कहते हैं ये MIDP को फॉलो कर रहा है. तो वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवर APIs a bit that okay, now it can only run on those devices that is following MIDP. और उसको जब हम और थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, थर्ड लेवल पे चले जाते हैं, वहां पर हमारी डिवाइस स्पेसिफिक APIs आ जाती हैं. There are some APIs provided by Nokia, there are some APIs provided by BlackBerry itself. तो जब हम वो स्पेसिफिक APIs यूज करना शुरू कर देते हैं तो देन वी बिकम वेरी डिवाइस स्पेसिफिक. तो लोअर लेयर पे हमें सबसे ज्यादा पोर्टेबिलिटी मिलती है. दैट इज इफ वी आर यूजिंग ओनली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय CLDC, दैट मेक्स आवर एप्लीकेशन द मोस्ट पोर्टेबल. उसके बाद हम MIDP2 या MIDP का प्रोफाइल यूज करना शुरू करते हैं तो दैट रिस्ट्रिक्ट्स आवर एप्लीकेशन अ बिट. एंड देन द थर्ड लेवल कम्स जिसमें हम डिवाइस स्पेसिफिक हो जाते हैं. अगर हम यूज कर रहे हैं Symbian की APIs तो देन दोज एप्लीकेशन विल ओनली रन इन Symbian machines. और अगर हम BlackBerry की APIs यूज कर रहे हैं तो देन वी आर रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू BlackBerry. And when we are using these restrictive APIs, some of these APIs are very sensitive. तो बात वो जब सिक्योरिटी की मैं कर रहा था तो मैं आपको बता रहा था कि इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू रन सम ऑफ द प्रोग्राम्स विदाउट गेटिंग इट साइंड. और इट इज पॉसिबल बट इन केस ऑफ सम सेंसिटिव APIs. सेंसिटिव APIs में यूजुअली जो चीजें हम इंक्लूड करते हैं दैट इंक्लूड्स क्रिप्टोग्राफी, दैट इंक्लूड्स लोकेशन सर्विसेज, दैट इंक्लूड्स एक्सेस टू द नेटवर्क. These kind of things are very sensitive and the APIs or the program that are using these APIs needs to be get signed. Otherwise, either it will give you a notorious warning message every time you will execute or it will refuse to execute at all. इसमें एक चीज जो देख लेते हैं वो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस कहां पर आएगा. कौन सी ऐसा प्रोग्राम होगा जो बिल्कुल भी नहीं चलेगा और कौन सा ऐसा प्रोग्राम होगा जो कि हर दफा आपको एक वार्निंग मैसेज देगा. लेट्स से वी आर ट्राइंग क्रिप्टोग्राफिक APIs. अब क्रिप्टोग्राफी इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग. देयर आर सर्टेन एक्सपोर्ट रूल्स अप्लाइड ऑन क्रिप्टोग्राफी एंड दिस APIs कैन नॉट बी used without prior permission of those who are publishing these libraries or these APIs.
उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि some governments have restriction on what kind of cryptography can be used, what kind of cryptography that is not very feasible or that is not allowed for public use. तो जब आप BlackBerry स्पेसिफिकली उसमें जब आप क्रिप्टोग्राफी APIs यूज करते हैं तो it wouldn't run until your code is signed from BlackBerry or research in motion. दूसरी साइड पे जब हम पोजीशनिंग सर्विसेज यूज करते हैं, दैट इज वी आर ट्राइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द GPS. So every time we will access GPS, it would say that okay, your program is trying to access a hardware or it is trying to access network services. Do you want to allow it? And only if you press yes, it will move forward. And this will happen every time. Every time you will try to go on network for network assisted GPS, or you will try to just access directly GPS through the satellite, it will ask you that okay, this action is being performed. Do you allow it? And if you say no, it will stop there. If you say yes, it will move forward. Now consider this scenario in a tracking system. आपने अपनी कार पे एक ट्रैकिंग सिस्टम लगवाया हुआ है which uses an application जो कि आपकी कोऑर्डिनेट रिसीव करती है सैटेलाइट से, because cars are usually outside, तो it will talk to the satellite and it will send the GPS coordinates. अब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आपके कार के ऑपरेटिंग सिस्टम में या आपने उसके अंदर एडिशनल जो कंपोनेंट लगाया हुआ है उसकी अंदर बिल्ट इन है, और फॉर सिंप्लिसिटी सेक हम इसको इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि आपने एक छोटा सा मोबाइल, मिनी मोबाइल जो है वो एम्बेड किया हुआ है अपनी कार के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर रखा हुआ है, एंड विच इज़ गेटिंग पावर फ्रॉम द बैटरी ऑफ द कार. उसके अंदर GPS की कैपेबिलिटीज़ हैं. सिम जो है उसमें आप जो है वो रिमोटली यू कैन सेंड सम मनी इन व्हेनेवर द क्रेडिट एक्सपायर्स, या इसको इस तरह से देख लेते हैं दैट दिस इज़ अ पोस्ट पेड सिम, तो यू डोंट इवन हैव टू रिचार्ज इट आफ्टर नाउ एंड देन आपके पास बिल आ जाता है एंड यू पे द बिल. तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड. पावर बैटरी सोर्स से आ रही है आपके पास, जो सिम में जो पैसे आपकी प्रोग्राम की वजह से इनकर हो रहे हैं वो पोस्ट पेड चूंकि है तो वो मंथ एंड पे आपके पास बिल आ जाता है, आप उसे पे कर देते हैं. लेकिन अगर एक प्रोग्राम जो है वो हर फंक्शनैलिटी करने से पहले आपसे पूछता है कि एम आई अलाउड टू डू दिस, एम आई अलाउड टू डू दिस, सो इट वुडंट बी ऑटोमेटिक. आप लगा तो देंगे लेकिन वो पहली दफ़ा ही जब अपने कोऑर्डिनेट्स पब्लिश करने लगेगा या अपने कोऑर्डिनेट्स रिट्रीव करने लगेगा सैटेलाइट से, तो वो कहेगा कि वो आपसे परमिशन मांगेगा, एंड गिवन दैट इट्स अ रिमोट सिस्टम आपकी कार में लगा हुआ है, इट वुडंट बी एबल टू डू दैट. तो इसके लिए हमें कोड को साइन करवाना पड़ेगा. जब कोड साइन हो जाएगा तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम इट वुड आस्क यू फॉर द परमिशंस, लेकिन उसके बाद इट विल डू इट ऑटोमेटिकली. तो जब इसकी परमिशन वो पूछेगा तो इट विल जो आपका मेन्यू आइटम होगा वो इस तरह से कुछ दिखेगा आपको कि अलाउ इट दिस टाइम और अलाउ इट फॉर एवर. सो इफ यू डू अलाउ इट दिस टाइम तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए उसको परमिशन मिलेंगी, दोबारा जब उसने वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे तो वो आपके पास दोबारा परमिशंस के लिए आएगा. लेकिन अगर आप कहेंगे अलाउ इट फॉर एवर तो देन इट विल जस्ट गो एंड एवरी टाइम इट विल जस्ट गो विदाउट सीकिंग योर परमिशन. इट वुडंट रिक्वायर योर परमिशन ऑल द टाइम. तो ये सिक्योरिटी मॉडल हो गया उसका. BlackBerry OS इज अ प्रोप्राइटरी सिस्टम. प्रोप्राइटरी का मतलब ये है कि देयर आर वेरी फ्यू डिटेल्स दैट आर अवेलेबल अबाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इन द मार्केट. तो इसको हम अनलाइक अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस तरह हमने बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए, इसको हम उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते. वी डोंट हैव इट्स पब्लिश्ड प्रोटोकॉल स्टैक या इसका जो सॉफ्टवेयर स्टैक है, वी डोंट हैव इट document saying that okay, this is the software stacks that goes inside BlackBerry OS. So everything is kept well under the hood
and all you are being exposed to is that, okay, this is a Java programming language which you can use complemented with some BlackBerry APIs or RIM APIs that you can use to write your program. And if you write using the Java Micro Edition or pure J2ME, then you will get portability across different devices. If you don't use if you don't use this pure services and you move up the pyramid, आप BlackBerry की specific APIs use करना शुरू कर देते, then probably you will have problem porting this program onto the other devices. Just like Java, जब भी आप Java का कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अल्टीमेटली जो आपको पैकेज मिलता है उसमें दो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं. You have a JAD and you have a jar. These two are files that will eventually go inside the device that is supposed to run the program. In Java, in BlackBerry Java's environment, the same is the case, that you have a JAD and you have a jar. In addition, BlackBerry introduces two more file formats. One is CORD and one is ALX. CORD किस लिए यूज होता है? CORD is proprietary BlackBerry format for shifting or for moving the device, for moving the applications to the device over there. So if you want to put your program on some web server and you would require that your device would pick it up from there, usually what you do is that you put it in CORD format and your device would be able to pick it up. And BlackBerry provides you tools for converting this package of composing of JAD and jar into a CORD file which you will be able to execute. And then another format that BlackBerry supports is .ALX. .ALX format is usually the XML description of the data or the program that you are going to shift it to the BlackBerry device. इन फॉर्मेट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले या इन फॉर्मेट को समझने के लिए ये जरूरी है that we understand the components that goes inside the BlackBerry architecture, because operating system is one piece that is running inside the mobile device that you have. लेकिन unlike the other operating systems, BlackBerry OS has very strong dependence on the network. वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि BlackBerry कनेक्टिविटी इसकी देखते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर इसका किस तरीके से, एंड मे बी दैट वुड बी बेटर, I would be able to explain it to you better, that how it has more dependence on the network than the device, than the other mobile operating system itself. All the BlackBerries connect to the base station, just like any other mobile device. जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो चला रही हो, जो नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है टेलीकॉम या किसी सेलुलर कंपनी का, दैट वुड बी दैट इट विल कनेक्ट टू अ बेस स्टेशन जहां से आगे चीजें रिले होंगी. BlackBerry follows the suit and it connects to the base station. Base station will then connect to the BlackBerry Enterprise Server, or BES in short. This server is the one that will providing all the enterprise related functionalities to the BlackBerry device. यहाँ पर this is the component that differentiates BlackBerry devices या BlackBerry operating systems from others, because BlackBerry presents itself as a leading maker of enterprise applications. अब एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में हमने ईमेल क्लाइंट तो एक एग्जांपल देख ली, दैट इट हैज अ पुश क्लाइंट फॉर ईमेल नोटिफिकेशंस. वो पुश क्लाइंट किस तरीके से काम करता है? लेट्स सी इट दिस वे, दैट ऑल द ईमेल्स कम टू द BES, दैट इज BlackBerry एंटरप्राइज सर्वर, और यहां से वो नोटिफिकेशंस या वो ईमेल्स पुश हो जाती हैं टू द डिवाइस इटसेल्फ. अब
what are the other corporate applications that we consider in addition to email clients? Email functionality के अलावा we have this facility of instant messaging. It is becoming more and more popular within organization, within the corporate culture, and it gives you seamless access to all other people. That from the convenience of your desktop or the convenience of your mobile device, you can talk to other person without having to go to him personally or without trying to locate his number or anything. They are all added in your list. या आपके जो corporate employees हैं, they are all shared in one instant messaging list, जो कि आपकी contact list है, और उसमें से you pick up the person and you send him the message. So this is another service that is provided by BlackBerry Enterprise servers. Then comes the document exchange. We have number of prevalent document standards. Microsoft Office के अपने standards हैं, और even Microsoft Office के में भी अगर देख लें तो 2007 Microsoft Office 2007 जो Word है उसका, that gives you a doc extension, whereas the newer version of same Microsoft Word will give you docx extension. So there are a number of prevalent formats for exchanging the information. People send each other documents in doc format, in XLS format, that is spreadsheet, in PDF format. All this is responsibility of the BES to convert it into the format that is understandable by a BlackBerry device. So all this communication, all this document exchange goes through the BES, which convert them into an appropriate format, and then this is shared with the recipient. This way you don't have to worry about what version of which program the receiving end is running. All the communication or all the exchange is seamlessly handled by the BlackBerry Enterprise server. Here you have alerts. Then you have cryptography involved, that all the information that is being exchanged between the parties should be encrypted, so that if somebody is trying to listen to those communication, he shouldn't be able to understand what is actually going on in there. Alerts may, when somebody comes online, you have to be alerted. When you receive a new mail, you will have to be alerted. If you have some meeting coming on, you will have to be alerted. So BlackBerry Enterprise server performs number of things for you, and therefore it's an integral component of the whole architecture that involves BlackBerry devices, BlackBerry operating system, and then the BlackBerry Enterprise server. BlackBerry के लिए जब हम applications लिखना चाहते हैं, तो एक तो वो route हो गया जो हमने discuss किया, that is that we have a Java enabled device and we can start from CLDC. We can use APIs provided by CLDC. We can build on top of it using MIDP, और अगर हमें बहुत ज़रूरत पड़ी तो हम RIM specific APIs या BlackBerry specific APIs use करेंगे, and we will build our program. This is one way of writing a program for BlackBerry operating system or BlackBerry devices. दूसरा route जो है, that is more complex in one way and very simpler in another way. वो किस तरीके से? पहले तो उसका नाम define कर लेते हैं. What is the other way of writing programs for BlackBerry? That is called MDS, Mobile Data Services. This is another way of developing a program for BlackBerry, and writing a program for MDS, you're writing a program using MDS, your application would be more like running in a browser. So applications written using MDS are considered to be browser based. अब जब हम browser based की बात करते हैं, तो there are things that we take for granted. क्या चीजें होती हैं जो हम for granted लेते हैं? ब्राउजर की फंक्शनैलिटीज को
थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, क्रोम यूज़ कर सकते हैं, ऑल वी डू इज़ दैट वी राइट एन एड्रेस and we get all the information. So we expect that information will come in predefined format. The server will handle all the complex calculations, all the complex logic for us. It will, अगर कोई database involved है तो उसमें से database जो है वो हमें निकाल के उसमें से values निकाल के हमें दे देगा. कोई कंटेंट्स आने तो वो HTML में कन्वर्ट होकर हमारे पास आएंगे इस फॉर्मेट में जिसमें हमारा ब्राउजर उसको समझ सकता है और वो ब्राउजर फिर उसको डिस्प्ले कर देगा. बैकग्राउंड में देयर कुड बी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स दैट कैन बी गोइंग ऑन. डेटाबेस इन्वॉल्व हो सकती है, CSS इन्वॉल्व हो सकती है, HTML के डिफरेंट वर्जन इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप डिफरेंट साइट से डाटा हार्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन जो एंड यूजर के लिए जो प्रेजेंटेशन है वो एक ब्राउजर में आएगी. सो दो चीजें, एक आपका ब्राउजर एंड सेकंड द सर्वर साइड टेक्स केयर ऑफ द होल थिंग. अगर बहुत ही सिंपल केस है, आप एक वेब साइट डिस्प्ले कर रहे हैं तो शायद सर्वर साइड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड दे विल सेंड यू इंफॉर्मेशन इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट जो कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड सेम इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड MDS. तो इसलिए मैंने कहा कि राइटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग MDS कैन बी सिंपल एंड कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स. सिंपल इन द सेंस कि अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड लिख रहे हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज ले आउट सम HTML फॉर्मेट्स, उसमें आपने जो भी कंटेनर्स वहाँ पे लिखने हैं, आपने जो भी जिस तरीके से भी आपने डाटा प्रेजेंट करना है आप उसको लेआउट को डिफाइन करेंगे एंड यू विल फेच ऑल द डाटा फ्रॉम द सर्वर साइड एंड सर्वर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग दैट डेटाबेस इज बीइंग इन्वॉल्व या कोई और फॉर्मेट जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है या कहीं और से अगर आपने डाटा लेके आना है, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय द सर्वर एंड दे विल सेंड यू द डाटा इन योर एक्सपेक्टेड फॉर्मेट जिसको आप यूज करते हुए अपनी यूजर इंटरफेस को पॉपुलेट कर लेंगे. तो MDS जब इन्वॉल्व हो जाता है ओवर आर्किटेक्चर में तो योर नेटवर्क आर्किटेक्चर लुक्स लाइक अ टिपिकल वेब सर्विस आर्किटेक्चर. स्लाइड में मैं आपको दिखा रहा हूं that how network architecture involving MDS looks like. तो हमारे पास database की layer है and then we have web services layer जहां पर हमारे पास web services से related components हैं, हमारे servers हैं जहां पर हमारी HTML store हो रही है, जहां पे हमारा data store हो रहा है and then we have a BES और BlackBerry Enterprise server जिसके अंदर MDS की support है. अगर आप इसको क्लोजली इनफ देखें तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल जो हमारी 3 tier आर्किटेक्चर है उससे बहुत मिलता जुलता है. दैट यू हैव अ फ्रंट एंड, यू हैव अ मिडिल टियर एंड यू हैव अ डेटाबेस बैक एंड. दिस इज द आर्किटेक्चर दैट वी फॉलो व्हेन वी आर राइटिंग MDS एप्लीकेशन. नाउ व्हाट आर द APIs अवेलेबल इन डिफरेंट लेवल ऑफ पोर्टेबिलिटी. अगर हम CLDC की बात करें तो हमारे पास Java IO, Java Micro Edition APIs, these are the APIs that are available to us at this level. एक लेवल ऊपर चले जाएं अगर हम तो हमारे पास MIDP related APIs available होना शुरू हो जाती हैं. That is LCD UI. These are the applications or these are the APIs that are part of the MIDP profile. And then third level is our RIM APIs जो कि extend करती हैं MIDP को, लेकिन हमारी पोर्टेबिलिटी वहां पर जो है वो बिल्कुल नील रह जाती है बिकॉज नाउ आवर एप्लीकेशंस विल ओनली बी एबल टू रन ऑन BlackBerry डिवाइसेस. सिक्योरिटी मॉडल को समराइज कर लेते हैं यहाँ पर कि सिक्योरिटी मॉडल में क्या क्या चीजें होंगी. जब भी आप सिक्योरिटी की बात करते हैं किसी भी डिवाइस के लिए तो आपकी एसेंशियली कोशिश ये होती है दैट यू विल रिड्यूस द अटैक सरफेस. आप किसी तरीके से एक्सेस कम करें लोगों की so that जो आपकी vulnerabilities हैं, जो आपके problems हैं, जो आपके loopholes हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में वो एक्सपोज ना हो. तो BlackBerry OS ने भी इसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर अपने लिए एक बहुत पोर्टेबल प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट CLTC. So that essentially reduces the APIs that you can use. Second, all the programs run inside a Java virtual machine. So you are boxing the application inside just to make sure that it cannot access any other thing.
you don't have in BlackBerry OS, you don't have any user defined class loaders. That means that you have further restricted the user access. You don't have even Java native interface in BlackBerry. Java native interface हम कहाँ पर यूज करते थे? Java native interface हम यूज करते थे when we are using a low level services. अगर आपको याद हो, एंड्रॉयड में हम JNI को यूज करते थे टू पैच इट विद C++. सो जब हम कहते हैं कि जब we are not supporting Java native interface, that would mean that we are not supporting C++ here anymore. And then bootloader की मैंने बात थोड़ी सी प्रीमेच्योर कर दी. एक्चुअली जब इसको अगर हम जनरलाइज कर दें थोड़ा सा, तो that is that user or system classes cannot be overridden by user. तो यूजर जो है वो सिस्टम की क्लासेस को ओवरराइड नहीं कर सकता. तो ये तो पूरा स्फीयर था जहां पर हम अटैक सरफेस अपनी रिड्यूस कर रहे थे. अब उन चीजों की तरफ आ जाते हैं जो चीजें हम कर सकते हैं. दैट इज वी विल बी एबल टू राइट अ प्रोग्राम. अब वहां पर और ये वी विल बी एबल टू यूज CLDC, MIDP भी यूज कर सकते हैं. थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं तो रिम की API भी यूज होगी. तो वी विल बी व्हाट वी विल डू हियर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इन्फोर्स्ड कोड साइनिंग. That is, everything needs to be signed from the RIM. Second, the code is verified at link time. जो certificate आपको assign होता है, that will be verified at the link time and at run time. Just to make sure that you are using the certificate that is valid for the code that is being linked and then that is finally executed. तो ये थी एक summary, a quick summary of द BlackBerry प्लेटफॉर्म. हमने देखा कि इसमें एप्लीकेशन किस तरीके से बिल्ड होती हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या होता है, व्हाट आर द एंटिटीज दैट गेट इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग एंड रनिंग द एप्लीकेशन, एंड फाइनली वी हैव सीन कि इसकी सिक्योरिटी मॉडल क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड इन BlackBerry OS in order for our application to run. इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू, एंड दैट इज Apple's iPhone. We will discuss it in summary and then we will move on to development, and this will provide us a sound background of all the operating system, all the mobile operating system that are currently being used in the market. Till then, I am your instructor Abdul Aziz. Allah Hafiz.